क्या वाकई में जो कुछ प्रधानमंत्री ने बोला है उसका असर देश की जनता पर पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी तर्क दिए हैं देश की जनता उससे संतुष्ट हो जाएगी? इस तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हम जारी करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश खंडूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ दीपक तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। खंडूरी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सबसे पहले हमने यही देखा और इस पे ही मुझे लगता है कि चर्चा यही से शुरू करनी चाहिए हम लोगों को। जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, तमाम जो उन्होंने बिंदु गिनाए हैं, हर बिंदु पर उन्होंने बात की है, एफडीआई पे बात की है, साथ ही साथ दुनिया में जो मंदी है उस पर भी उन्होंने बात की है, डीजल के दाम बढ़ाने के पीछे तर्क भी दिया है उन्होंने, और बहकने न देने की बात भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि तमाम राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए जनता। सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि क्या इन तर्कों को हम इस तरीके से ले लें कि देश की जनता इसे मान पाएगी, समझ पाएगी? देखिए आशीष जी, आप प्रधानमंत्री की पूरी शारीरिक भाषा को अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कल या परसों चुनाव में उतरना है और वो पूरा अपना एक घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो अभिभाषण आपने सुना, पूरे देश की जनता ने सुना, तो मुझे ये लगता है कि जैसे वो उस पूरे मामले में सफाई दे रहे हैं। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल के दाम 5 रुपए घटाए क्योंकि स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी जो है उसको सहन नहीं कर पाएगा, कम रखा है। तो आप देखिए कि पेट्रोल के दाम ही कम से कम 50 बार इस सरकार ने बढ़ाए और कभी भी प्रधानमंत्री सफाई देने नहीं आए। उन पर आरोप लगे कि वो मोनी बाबा हो गए हैं। तो अचानक उनको सफाई देनी पड़ती है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार बहुत बुरी तरह से गिर गई है। उसके पास अब कोई जवाब दिखाई नहीं देता मुझे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की पूरी की पूरा जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा है, आप देखिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 1,40,000 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया और वो सब्सिडी दी गई और वो 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगी इस साल। जी। आप देखिए कि यही वो सरकार है जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में, मतलब ये जो जारी वित्तीय वर्ष है उसमें पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारे उद्यमी हैं, देश के बड़े बड़े उद्यमी उद्योगपति हैं, उनको 5.2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। तो उनको किस लिए सब्सिडी थी? आप एक तरफ तो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो सब्सिडी का बोझ हम पर पड़ेगा, जनता पर आम जनता को आप 2 लाख करोड़ रुपए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जो है देश के जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनको आप 5.2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। क्योंकि उन उद्यमियों को इसलिए हम बेल आउट पैकेज दे रहे हैं क्योंकि वो रोजगार सृजित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर रोजगार सृजित कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि डीजल के रेट हमने इसलिए बढ़ाए क्योंकि हम नहीं चाहते कि रोजगार घटे। तो क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि आने वाले कुछ सालों में देश में रोजगार बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि ये कोई तर्क नहीं है, सिर्फ इस समय संकट है और इस संकट से उबरने की, क्योंकि ठीक है सरकार बच जाएगी, लेकिन सरकार बचा लेना ही काफी नहीं है क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है और जनता के बीच में जो एक तस्वीर चली गई है पूरी की पूरी सरकार की, उसको उस तस्वीर को ठीक करना है और ये पूरा का पूरा जो अभिभाषण है उसी तस्वीर को संवारने की कोशिश है। बिल्कुल। और आपने जो बात कही कि 2014 के लिए बीजेपी मुझे लगता है यहाँ पर आधार तय करी, प्रकाश जावड़ेकर का आज का बयान भी मुझे सुबह का याद आता है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या लगता है आपको, इस बयान को कैसे लें हम? आज जो संदेश पड़ा है, संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने, कैसे लें हम? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उसमें कुछ भी नया नहीं था क्योंकि जब से एफडीआई का मसला उछला है, डीजल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी कम हुई है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं केंद्र में, पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो या राशिद आलू, जितने भी बाकी जो प्रवक्ता हैं, लगातार वो एक ही चीज बोल रहे हैं। वही चीज प्रधानमंत्री ने भी आज रेडी वही बात यहाँ पर बोली है कि एफडीआई को लाना जरूरी है, इससे निवेश यहाँ पर बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों को फायदा होगा, देश के लोगों को सस्ती दामों पर यहाँ वस्तुएं उपलब्ध होंगी और तमाम ऐसी चीजें थी जो लगातार हम पिछले कई दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर बोली। लेकिन जब सुबह ये खबरें निकल कर आई थी कि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे आशीष, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि शायद, क्योंकि इस जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था उसमें कोयला घोटाले का मसला था, उसमें 2 बार प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो एक बार इस मुद्दे पर जब राष्ट्र के नाम संदेश की जब उनकी बात आई थी सुबह, तो सबको लगा था कि शायद कोई गंभीर बात प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे जिससे कहीं ना कहीं लोगों को शायद विश्वास हो पाएगा, भरोसा हो पाएगा उन पर कि वाकई में जो फैसले लिए गए हैं वो सही हैं। इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक भी ऐसा
तर्क यहाँ पर दिया गया है, या मतलब एक भी ऐसा वैलिड रीजन यहाँ पर नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से सरकार ने फैसला लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं फैसलों का विरोध कर रहा हूँ, या जो भी विपक्ष कह रहा है वो सारी चीजें सही कह रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो उनके स्तर का होना चाहिए था। जो लगातार जो सारी चीजें उनके मंत्री इससे पहले रिपीट करते आ रहे थे वही सारी चीज उन्होंने यहाँ पर भी बोली, कुछ भी उसमें नया नहीं था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर खुश हुआ होगा इस संदेश को पढ़ के, उसका निश्चित तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी काफी रोचक होंगी। लेकिन जनता की मैं बात करूंगा, क्योंकि दूरदर्शन पे और दूरदर्शन की बहुत सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और उनकी कोशिश यही थी कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इस वजह से उन्होंने राष्ट्र नाम संदेश दूरदर्शन में दिया कि देश की जनता उनको सुन सके। लेकिन देश की जनता ने भी सुनकर मेरे ख्याल से निराश भी होगी, क्योंकि जो बातें उन्होंने बोली और हिंदुस्तान की शायद 60% से ज्यादा आबादी के सर के ऊपर से वो बातें निकल गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सारा कुछ उन्होंने बोला। और अभी उन्होंने बोला कि हमने डीजल पे 70 रुपए बढ़ाने चाहिए थे, सिर्फ 5 ही रुपए बढ़ाए। 17 रुपए बढ़ाने बिल्कुल। चाहिए थे, पेट्रोल में उन्होंने बोला कि पेट्रोल में सरकार का हमारे बिल्कुल ऊपर। पेट्रोल में हमें दाम, कई बार हमने कोशिश की कि पेट्रोल के दाम ना बढ़े, मिट्टी के तेल के दाम हमने ना बढ़ाए। तो आपको याद होगा कि मैं उत्तराखंड का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मिट्टी के तेल की उन्होंने यहाँ पर बात की थी। अभी जब यहाँ पर आपदा आई थी तो केंद्र से जो मदद मिली थी, मिट्टी का तेल मिला था, उसमें सब्सिडी देने से केंद्र ने इनकार कर दिया था, कहा था कि राज्य सरकार खुद वहन करे। यानी कि तो मिट्टी का तेल बाजार में 20 या 25 रुपए लीटर मिलता है, वो यहाँ पर तकरीबन 80 या 90 रुपए लीटर यहाँ पर उनको देना पड़ता है। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग आपदा से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को जरूरत है उनको तो आप कम से कम सब्सिडी दो। और खैर ये तो एक उदाहरण हो गया, लेकिन इस तरह की तमाम चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने सिर्फ आज आकर बोली, वो भी ऐसे समय पर जब सरकार यहाँ पर संकट में घिरी हुई थी, जब एक सबसे बड़ी सहयोगी सरकार से बाहर हो चुकी थी। ये मुझे लगता है इसी से जो ये व्यवस्थाएं जो उपजी हैं तृणमूल कांग्रेस के बाहर जाने के बाद, शायद डैमेज कंट्रोल के लिए ये सारी चीजें थी, क्योंकि इससे पहले भी दाम बढ़े थे, इससे पहले भी जमकर बवाल हुआ था, कई बार कभी संदेश नहीं आया, कभी प्रधानमंत्री टीवी पर नहीं आए, कभी उन्होंने संदेश नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये छोटा मसला है, हम निपटा लेंगे, बातचीत से निपटा लेंगे। लेकिन जब उनको इस बार लगा कि वाकई में ममता बनर्जी ने समय दिया था वो निकल गया है, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वाकई मसला भी इतना बड़ा था, पूरा विपक्ष यहाँ पर एकजुट हो गया था सहयोगियों के साथ साथ, तो निश्चित तौर पर शायद उनके माथे पर बल पड़ना लाजमी था, और कहीं ना कहीं फोर्स मजबूर हुए वो टीवी पर आने के लिए, संदेश देने के लिए। लेकिन जो उम्मीद लोगों की थी, मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि लोगों की उम्मीदों पर कुठाराघात यहाँ पर हुआ है। जो सारी चीजें उम्मीद थी प्रधानमंत्री बोलेंगे, एक वैलिड रीजन यहाँ पर पेश करेंगे, वो सारी चीजें वो नहीं कर पाए, नाकाम इस पर रहे हैं। आशीष खंडूरी जी, क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस आज उसने शाम को अपना समर्थन वापसी का खत सौंपा है राष्ट्रपति को, और उसके बाद शाम रात होते होते 8 बजे महज 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन आता है। क्या ये अपनी जो कह सकते हैं कि एक तरीके से मुझे शब्द यहां पर मिलने मुश्किल है, मुझे लगता है कि शायद अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए शायद सरकार ने ऐसा कुछ किया। देखिए आशीष जी, पूरा का पूरा जो मामला है ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा मामला है। आप चाहे किराना स्टोर में किराना में सब्सिडी का मामला हो, विदेशी निवेश का मामला, एफडीआई का मामला हो, या फिर डीजल की कीमतों का मामला हो, बढ़ोतरी का मामला हो, ये दोनों के दोनों मामले आम जनता जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वोटरों से जुड़े हुए हैं। तो जब मसला वोटर का होता है तो दिक्कत सबको होती है। दिक्कत उनको भी होती है जो सत्ता में होते हैं, और दिक्कत उनको भी होती है जो सत्ता से बाहर होते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से इस मामले को भुनाकर जनता को अपने पक्ष में, वोटर को अपने पक्ष में कर लिया जाए, और जो सत्ता पक्ष होता है वो सोचता है कि भाई मेरे हाथ से कहीं ये वोटर फिसल ना जाए। तो मेरा मानना यह है कि ममता का जो पूरा का पूरा प्रकरण आपको दिखाई दे रहा है, तो वो अपना उनका जो स्टैंड था वो क्लियर था, क्योंकि ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो शायद वो पीछे हट जाएंगी या लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्कुल जो जिस तरह से उन्होंने फैसला किया था वो वाकई बहुत क्लियर कट था, और इस बात का एहसास केंद्र सरकार को हो गया था, और हो जाने के बाद ही सरकार ने बार बार ये एहसास जताया कि हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। और उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट भी आपने देखे होंगे कि आए तत्काल जो है जो किराना में जो एफडीआई है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत होगी, आनंद फानन में कर दी गई, और आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो आपके सामने ही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार थोड़ा दबाव में है। एक चीज और है खंडूरी जी, कड़े कदम की बात, साथ साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। समर्थन तो फिलहाल कई राजनीतिक दलों का मिल रहा है, जनता का समर्थन, विश्वास, सहयोग इस संबोधन के बाद मिलेगा प्रधानमंत्री को। मुझे लगता है कि देश की जनता जो है वो भाषणों को सुनकर बहुत तंग आ चुकी है। वो देखना चाहती है कि आप हकीकत में जमीन पर क्या करते हैं। वो डिसीजन चाहती है। आपने डिसीजन तो उसके खिलाफ सुना दिया, और फिर उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं कि हमने इसलिए डिसीजन दिया। उससे बेहतर होता कि आप पहले इस तरह का माहौल बनाते कि देश की स्थिति इतनी खराब है कि अब हमें ये फैसला लेना होगा, और देश की जनता मानसिक रूप से तैयार होती है उस चीज के लिए। लेकिन आपने सीधा सीधा पहले फैसला थोप दिया, उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद देश की जनता शायद ही इसको बर्दाश्त कर पाएगी, और इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदा होने वाला है। दीपक, क्या लगता है
आपको विश्वास, सहयोग, समर्थन मिल पाएगा? नहीं, देखिए विश्वास के बाद तो पहले मैं थोड़ा एफडीआई की बात करना चाहूंगा आशीष। निश्चित तौर पर देखिए विश्वास, सहयोग, समर्थन की एफडीआई जहां में तक भी बहुत तर्क दिए हैं रिटेल एफडीआई में, और छोटी दुकानों के 3 गुना बढ़ने की बात भी बताई है कि पिछले कुछ सालों में 3 गुना बढ़े हैं, खुदरा व्यापारी बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आशीष में कि जब सरकार के पास तकरीबन 20 महीने का वक्त बचा था, निश्चित तौर पर आप एफडीआई की बात करते हैं कि एफडीआई से बहुत सारे लाभ इस देश के होंगे, किसानों को यहाँ पर फायदा होगा, किफायती दरों पर यहाँ पे हमें चीजें मिल पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ेगा, कई सारी चीजें, अनाज सड़ने से बचेगा, तो तमाम फायदे यहाँ पर वो गिना रहे थे। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर आपको लगता है कि एफडीआई के इतने फायदे हैं तो आपने ये फैसला लेने में इतना समय क्यों लगाया? जब सरकार को सिर्फ 20 महीने बचे हैं, और वो भी ऐसे समय पर आप ये फैसला लेते हैं जब कोयला घोटाले को लेकर आपके मंत्री घिरे रहते हैं, आप पर खुद आरोप यहाँ पर लगे होते हैं, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की यहाँ पर सीधी बात होती है। अभी आप देखो, एफडीआई की बात हुई, महंगाई की बात हुई, तो कोयला घोटाला एक तरफ से हाशिए पे यहाँ पर चला गया, उसकी बात अभी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वक्त पर ये फैसला लेने के पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं। मुझे एक वजह ये भी लगती है कि कोयला घोटाले को दबाने के लिए शायद ये फैसला लिया गया हो। मैं एफडीआई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एफडीआई को मुझे जो जहां तक समझ में आता है एफडीआई को लेकर, इससे पहले हमने वाहन में एफडीआई देखा, बीमा में देखा, टेलीकॉम के सेक्टर में देखा, तो मतलब अच्छे नतीजे उसके यहाँ पर रहे, और हो सकता है कि इसके भी अच्छे नतीजे यहाँ पर आए। रिटेल में इस तरीके का, चूंकि हमारे यहाँ जो व्यापार प्रणाली है रिटेल में, इस तरीके से मल्टी ब्रांड एफडीआई होगी तो शायद वहां पर मुश्किलें हो सकती हैं। देखो कुछ एक ड्रॉबैक तो आशीष हर चीज के होते हैं, तो मैं ही मानता हूं इसमें भी ड्रॉबैक होंगे, और जो ड्रॉबैक वाहन में, बीमा में और टेलीकॉम में, वहां पर भी कुछ ड्रॉबैक रहेंगे, तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर कुछ ड्रॉबैक रहेंगे। हालांकि सरकार बता रही है कि ऐसा सारा कुछ नहीं होगा। तो ये लगता है कि जब आपने फैसला लिया तो आपने फैसला उस वक्त क्यों लिया जब आप कोयला घोटाले से घिरे थे, जब सरकार गिरने की जैसी नौबत यहाँ पर भी स्थिति बनी हुई थी, जितने आपके विपक्ष के साथ साथ सहयोगी भी हैं वो भी कुछ नाराज आपसे चल रहे थे, और जब सिर्फ सरकार के लिए 20 महीने का वक्त बचा था। कहने ना कि अगर ये फैसला शायद सरकार पहले लेती, मुझे जो लगता है कि जैसे जब यूपीए 2 का कार्यकाल शुरू हुआ था, चल मानिए अगर फैसला आज से 1 साल पहले या आज से 2 साल पहले लिया गया होता, तो वहां पर सरकार निश्चित मुश्किल में घिर सकती थी, और सरकार को शायद ये लगता था कि सरकार गिरने की नौबत आ सकती है इन फैसलों को लेकर, शायद उनको ये मालूम भी था। तो अगर उस समय ये फैसला लेते तो निश्चित तौर पर संकट काफी पहले आ गया होता है, शायद उस समय ही मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाती, मे भी ऐसा हो सकता था। लेकिन अभी इन्होंने फैसला लिया, तो मुझे सरकार का तर्क बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि अभी सिर्फ हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं, कड़े फैसले लेने की बात करें। अर्थव्यवस्था में सुधार जरूरी है, अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत आज से 5 साल पहले भी थी, आज से 3 साल पहले भी थी, तब आपने फैसले नहीं लिए। आप ये फैसले ऐसे वक्त पर लेते हो जब आप चारों तरफ से आरोपों से यहाँ पे घिरे हो। 2G का मामला है, कॉमनवेल्थ गेम है, कोयला घोटाला है, तमाम ऐसे मामले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उन मामलों को कहीं ना कहीं पर्दा डालने की यहाँ पर कोशिश थी, और जिस तरीके से अभी हमने देखा भी हुआ भी वही, एफडीआई जैसे ही मामला उछला वैसे ही कोयला घोटाले का मामला हाशिए में चला गया, और अब विपक्ष से लेकर सभी लोग सिर्फ एफडीआई के मुद्दे पर यहाँ पर बात करें, क्योंकि एफडीआई में ऐसी नौबत यहाँ पर आ गई है कि अल्पमत में सरकार आ गई है। हालांकि सरकार बोलती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है, हम अल्पमत में नहीं है। तो मुझे ये वजह इसके पीछे लगती है, शायद इसके पीछे भी कोई वैलिड रीजन यहाँ पर मनमोहन नहीं दे पाए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जनता को यहाँ पर वो समझा पाए, जनता को भरोसे में लेने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन जो आपने बात की थी समर्थन सहयोग की यहाँ पर बात की थी, सहयोगी जब उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से जो लोग उनको अभी समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके कुछ निजी हित यहाँ पर रहे हैं। और मुलायम सिंह की जहां तक बात करूंगा, जो अभी वाहवाही लूट रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप संकट मोचन बन के उभरे हो, इससे पहले कई बार वो आए हैं, हम परमाणु करार की बात कर लें, इससे पहले रेल किराया बढ़ा था तब की बात कर लें, राष्ट्रपति का जो चुनाव था तब की हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं कि मैं आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी हो सकता हूं। आज भी उन्होंने ये बात को बोला है, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक चीज और बोली है कि हम सरकार के फैसलों का विरोध करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्यों आप एक तरफ विरोध की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एक दिन भारत बंद में आप शामिल होते हैं, आपके कार्यकर्ता रेल रोकते हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम सरकार को समर्थन देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार गिरनी चाहिए, इनको समर्थन नहीं देना चाहिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनकी पार्टी है, उनके साथ है, लेकिन क्या उसके पीछे उनके क्या निजी हित है? क्योंकि मुलायम सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, सीबीआई उसकी जांच चल रही है। मुलायम सिंह को शायद ये भी लगता था कि सरकार की जो सबसे बड़ी ताकत है, यही लोग जो आरोप लगाते हैं सरकार पर, उसके बाहर क्या पता मुलायम सिंह पर यहाँ पर सरकार हमला करे। तो ये एक वजह हो सकती है, कुछ एक वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि प्रकाश करात का जो एक बयान यहाँ पर आया था सहयोग समर्थन की बात, तो फिलहाल यहाँ पर मुलायम सिंह को मेरे को दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रकाश करात ने साफ तौर पर कहा कि तीसरे मोर्चे में जो भी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, फिलहाल वो हवा में ही है, जो भी जद्दल उसमें फिलहाल संभावनाएं शामिल होंगे, उसमें मुलायम सिंह यूपी से होने के नाते सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है, और अभी के जो यूपी का माहौल बन रहा है उसके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी तौर पर उभर भी सकते हैं। संसदीय चुनाव में भी यूपी में अपना मजबूत आधार तय करने के लिए भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ये सब कुछ कर रही है। खंडूरी जी, आपसे चूंकि दीपक लेकर आ गए हैं मुलायम तक इस पूरी चर्चा को, यकीनन आज हमें उम्मीद नहीं थी इस तरीके से मुलायम एक दिन के महज एक रात में अपना इस तरीके से निर्णय बदल लेंगे। कल तक जो बयान थे बेहद तल्ख बयान थे, हालांकि पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले थे उन्होंने भी, लेकिन तल्खी नजर आ रही थी। लेकिन सुबह होते होते एकदम से मुलायम हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा समर्थन जारी रहेगा, हाँ हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। ये कैसा समर्थन है और ये कैसा विरोध है? देखिए, मुलायम सिंह जी जो है, उनकी जो सोच है, जो उनका पूरा का पूरा जो उनका टारगेट है, वो 2014 का चुनाव है।
वो उनका पूरा जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री बनने का है, और वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस भी उनको, कांग्रेस पर भी उसके एहसान रहे, उनके पूरे एहसान रहे कि मैंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया। तो कल अगर नौबत ये आती है कि प्रधानमंत्री की बात बनती है उनकी, तो कांग्रेस भी उनके समर्थन में दिखाई दे। दूसरी बात है कि सपा समाजवादी पार्टी का और मुलायम सिंह यादव का पिछले आप 6-7 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां उन्होंने ऐन मौके पर पलटी मारी है। वो ऐसा लगता था पूरे देश को कि मुलायम सिंह अब साथ नहीं देंगे, अब सरकार संकट में पड़ेगी, लेकिन वो अचानक अपना रुख दिखता है। परमाणु करार का मसला हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव का मसला हो, ममता के साथ वो एकदम दिखाई देते हैं और अगले दिन ही वो पलटी मार लेते हैं और सरकार के साथ और सरकार के समर्थन में आ जाते हैं। तो ये सब जो उनका पूरा है, एक तो 2 फायदे होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से। एक तो वो मीडिया के फोकस में रहते हैं, पूरा केंद्र बिंदु रहते हैं, वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। देश की जनता को भी लगता है कि मुलायम का कद बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा है वो और उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो पूरा का पूरा जो केंद्रीय सत्ता का जो उसका केंद्र में आ जाते हैं। तो पूरी की पूरी राजनीति जो है, पूरी की पूरी सियासत जो है वो ध्रुवीकृत हो जाती है उनके इर्द गिर्द। तो मुझे लगता है कि यही वो कारण है। ये एक खांटी राजनीतिक होने का मुझे लगता है प्रमाण भी है। लेकिन उनका मुख्य मकसद आशीष जी यही है कि भाजपा को दूर रखना और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना, ये 2 लक्ष्य उनके हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां आज बन रही हैं, देखिए अगर इस देश में अगर कोई सबसे पहले चाहता है कि मध्यवर्ती चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह ही चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय पूरा ग्राउंड उनके फेवर में है, पूरी पिच तैयार है और वो जाएंगे और उनको बहुत अच्छी बैटिंग वो कर सकते हैं वहाँ पर। तो चाहेंगे ही कि वो तुरंत चुनाव हो जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां उस समय तक बने कि कल उनके पक्ष की बात हो तो कम से कम सब उनके साथ खड़े हों और उनका वो सपना पूरा हो। दीपक, आपसे इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि जो हालात बन रहे हैं अब ममता के जाने के बाद क्या होगा। अब ये जरूर कह दिया समाजवादी पार्टी ने कि वो सरकार के साथ है, लेकिन बीएसपी और डीएमके मुझे लगता है उसकी चर्चा करना यहाँ ज्यादा जरूरी होगा कि डीएमके ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल, देखिए डीएमके की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी सहयोगी जो सरकार में थी वो डीएमके थी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद थे और डीएमके के यहाँ पर 18 सांसद थे। और अभी मुलायम सिंह को देखें तो फिलहाल मुलायम सिंह सबसे बड़े सहयोगी यहाँ पर है, लेकिन वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर डीएमके है, उसके लोग यहाँ पर सरकार में शामिल है, मंत्री भी है। तो ऐसी स्थिति में डीएमके ने जब अपने पत्ते नहीं खोले हैं तो शायद मुझे लगता है कि ममता के बाद सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर डीएमके सरकार के लिए बन सकती है, क्योंकि अगर डीएमके ने यहाँ पर कोई ऐसा फैसला लिया जो ममता ने जो कदम यहाँ पर उठाया है, क्योंकि हम देखें पिछले 2 या 3 दिनों से डीएमके ने एकदम से चुप्पी साधी हुई है, वो वेट एंड वॉच की यहाँ पर मुद्रा पे है कि शायद ममता क्या करे, हो सकता है मैं उसके बाद कोई फैसला लूं। और निश्चित तौर पर अगर देखें ममता के जाने के बाद डीएमके की वैल्यू वैसे भी यहाँ पर सरकार में बढ़ गई है। तो डीएमके के पास मुझे लगता है यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहली चीज, अगर वो समर्थन वापस ले लेती है तो मान उन्नल तो वहां पर होगा ही, लेकिन अगर समर्थन वापस नहीं भी लेती है तो भी वहां पर बार्गेनिंग कर सकती है कि हमारे मंत्रियों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाए, हमको यहाँ पर और ज्यादा महत्ता दी जाए। तो डीएमके हो सकता है शायद इसी के लिए वेट भी कर रही थी और शायद इसी पर आप विचार भी यहाँ पर करेगी। लेकिन अगर डीएमके समर्थन आशीष वापस ले लेती है तो निश्चित तौर पर वहां पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में सारा का सारा दारोमदार मायावती पर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा उठा था वहां पर मायावती ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। हालांकि उनके कहने पर राज्यसभा में विधेयक वहां पर संविधान संशोधन बिल आया था, लेकिन मायावती फिर भी सरकार से यहाँ पर नाराज है। और जैसे मायावती ने बोला है कि फिलहाल उन्होंने पत्ते नहीं खोले, तो ऐसी स्थिति में अगर डीएमके या डीएमके अगर यहाँ पर नाराज होती है तो मायावती पर दारोमदार आ जाएगा और दोनों ही अगर यहाँ से चले जाते हैं तो सरकार फिर से यहाँ पर संकट में आ जाएगी। फिलहाल तब कोई संकट मोचन दूसरा यहाँ पर मुलायम के अलावा दिखाई नहीं हमें पड़ रहा है। मुलायम ने एक बार तो बचा लिया, नहीं मुझे लगता है कि मुलायम अगर फिर उसके बाद रहेंगे भी, अगर डीएमके और मायावती दोनों नाराज होते हैं तो भी सरकार को मुश्किल होगी। नहीं, निश्चित तौर पर मुश्किल होगी। अगर डीएमके और मायावती चले जाते हैं और सिर्फ यहाँ पर मुलायम रहते तो भी सरकार यहाँ पर अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि 18 सांसद डीएमके के हैं और मायावती की बात करें तो उनके 21 सांसद हैं। तो वहां पर सरकार जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उससे नीचे यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका एक तो सरकार जो अभी प्रयास कर रही है, बीजेपी की मैं बात करूं, टीआरएस की बात करें, जो छोटे छोटे दल हैं, बीजेपी के भी हालांकि 14 सांसद हैं, टीआरएस के 1 सांसद है, तो छोटे छोटे दल हैं, उन पर सरकार निशाना साध रही है। पी चिदम्बरम का एक बयान कल आया था कि हम नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सरकार पूरी जोड़ तोड़ में लगी है कि भले ही छोटे लोगों को मना लिया जाए, किसी के 2 सांसद हैं तो उसे सरकार में शामिल कर लिया जाए, मंत्री बना लिया जाए, लेकिन सरकार को गिरने से यहाँ पर बचाया जाए। तो सरकार पूरी कोशिश में यहाँ पर लगी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, एक लोहार की 100 सुनार की, अगर सरकार 4 छोटे सहयोगी ले भी आती है लेकिन एक बड़ा सहयोगी है जो उनको समर्थन दे रहा है वो बाहर चले जाएगा तो सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। फिर शायद प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहाँ पर मुझे लगता है कोई काम सरकार का नहीं आने वाला। बिल्कुल। खंडूरी जी, क्या लगता है, ममता तो चली गई, ममता आप सिनेरियो से आउट हो चुकी हैं,
अब मुलायम ने यह भी बता दिया कि वो साथ में है, लेकिन अब भी डीएमके के ऊपर सबकी निगाहें हैं, मायावती के ऊपर सबकी निगाहें हैं। आपको क्या लगता है ममता के बाद अब? आशीष जी देखिए, मुलायम सिंह यादव का स्टैंड बहुत मायने रखता था और उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि वो सरकार के साथ है। तो सरकार तो ये बच गई। सरकार, मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार तो बचा ली है, लेकिन सरकार की साख नहीं बच पाई है। हाँ। सरकार ने अपनी ये बड़ा सवाल है। साख सरकार खो दी। बच गई लेकिन साख नहीं बची। अब अगर बाई दी वे ये सरकार चलती है, जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने आज बोला कि वो सरकार के साथ हैं, और मुलायम का स्टैंड बहुत मायने रखता है। मुझे लगता था कि अगर मुलायम सिंह अगर आज पांव पीछे खींच लेते तो डीएमके भी उनके साथ होती, लेकिन डीएमके का पूरा स्टैंड मुलायम सिंह के स्टैंड पर निर्भर कर रहा था, क्योंकि कोई भी पार्टी पूरा पहले देखती है कि माहौल किस तरह का है। कोई भी ये नहीं चाहता कि केंद्र में सरकार बच भी जाए और हम किनारे भी हो जाएं, क्योंकि तब उनका जोखिम है। उनके बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो उनको संकट पैदा कर सकते हैं उनके लिए। तो या तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस यूपीए सरकार गिर जाए और मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, या फिर वो चाहते हैं कि सरकार रहे और हम भी उसमें शामिल रहे हैं। हाँ। सत्ता की मलाई हर आदमी कौन पसंद नहीं करता है। लेकिन लगता नहीं गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज वाली कहानी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो सिनारियो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मुलायम सिंह पर निर्भर था। आज मुलायम सिंह ने क्लियर कर दिया है। सरकार, मुझे लगता है कि अब तात्कालिक रूप में सरकार का संकट दूर हो गया। अब दूसरी पार्टियां, जो छोटी मोटी पार्टियां भी हैं, वो भी सत्ता से अलग होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार का वो बयान कि कांग्रेस जुगाड़ कर ही लेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो हानि इस सरकार को हुई है वो साख की हुई है। चलिए खंडूरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरी चर्चा के दौरान, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन राकेश खंडूरी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनका यह मानना है कि सरकार तो बच गई लेकिन सरकार की साख नहीं बची है। शायद इसी साख को बचाने के लिए आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, देश के नाम संबोधन दिया है, लेकिन क्या यह संबोधन भी देश में सरकार की साख को बचा पाएगा, यह बड़ा सवाल है। नेटो 10 विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।